सोचिए, अगर किसी दुष्ट ईश्वर की सबसे बड़ी और खतरनाक चाल असल में एक शर्मीले गेमर की दुनिया से छुपने की कोशिश हो तो? चलिए आज इसी अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। सुनने में तो ये किसी बहुत बड़े विलन का डायलॉग लगता है ना? जैसे कोई पूरी दुनिया पर अपना खौफ कायम करना चाहता हो। यकीनन ये शब्द किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर सकते हैं, पर क्या इसके पीछे की सच्चाई भी उतनी ही डरावनी है? तो क्या लगता है, क्या ये शब्द किसी ऐसे बेरहम शासक के हैं जो हर तरफ सिर्फ तबाही देखना चाहता है? यकीन करना मुश्किल है, पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शब्द एक ऐसे गेमर के हैं जो इतना ज्यादा शर्मीला है कि वो बस किसी भी तरह दुनिया की नजरों से बचना चाहता है। और यहीं से इस कहानी का असली मजेदार सफर शुरू होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ताकुटो से, जिसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ताकुटो की पहली जिंदगी काफी दर्द और अकेलेपन में गुजरी। एक लाइलाज बीमारी की वजह से वो अस्पताल में कैद था और दुनिया से लगभग कट चुका था। उसकी जिंदगी में खुशी का एक ही जरिया था, ऑनलाइन स्ट्रैटेजी गेम इटर्नल नेशंस। उस वर्चुअल दुनिया में वो कोई मामूली प्लेयर नहीं, बल्कि सालों तक नंबर 1 पर रहने वाला एक लेजेंड था। और फिर एक दिन उसकी असली जिंदगी का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब ताकुटो की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अंधेरी अनजान दुनिया में एक बहुत बड़े पत्थर के सिंहासन पर बैठा हुआ पाता है, और उसके ठीक सामने खड़ी थी उसकी सबसे वफादार गेम कैरेक्टर आटो, जो अब सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि हकीकत थी। अब देखते हैं कि कैसे ये अनोखी जोड़ी, मतलब एक शर्मीला लड़का और उसकी बनाई हुई पावरफुल हीरो, मिलकर जीरो से एक पूरा साम्राज्य खड़ा करते हैं। एक प्रो गेमर की तरह ताकुटो घबराता नहीं है, बल्कि फौरन स्ट्रैटेजी बनाने लगता है। उसका पहला काम अपनी मैजिकल पावर यानी माना से एक स्काउट बनाकर आसपास के माहौल का जायजा लेना। उसका प्लान बिल्कुल साफ था, किसी की नजर में आए बिना चुपचाप अपनी पावर बचानी है और धीरे धीरे एक बेस तैयार करना है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। दुनिया के लिए वो एक रहस्यमयी और खौफनाक विनाश का राजा है, पर असल में वो एक ऐसा लड़का है जो लोगों से बात करने में भी घबराता है। उसका यह खौफनाक रूप तो बस एक मुखौटा है, जिसके पीछे वो अपनी घबराहट को छिपाता है। लेकिन कोई भी साम्राज्य अकेले तो नहीं बन सकता। बहुत जल्द ताकुटो और आटो का सामना इस नई दुनिया के असली बाशिंदों से होने वाला था। उनके स्काउट को डार्क एल्व्स का एक ग्रुप मिलता है जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया था। वो कई दिनों से भूखे थे और उनके बच्चे और बुजुर्ग मरने की कगार पर थे। वो बस किसी चमत्कार की उम्मीद में उस खतरनाक जंगल में भटक रहे थे। और यहां ताकुटो की सारी स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह जाती है। उन भूखे प्यासे एल्व्स को देख के उसका दिल पिघल जाता है। वो अपने छिप के रहने के प्लान को भूल जाता है और अपनी कीमती मैजिकल एनर्जी यानी माना का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करके उनके लिए ढेर सारा खाना बना देता है। लेकिन ताकुटो सिर्फ यही नहीं रुकता। वो एक ऐसा कदम उठाता है जो उसकी पूरी प्लानिंग के खिलाफ था। वो उन सभी डार्क एल्व्स को अपने नए राष्ट्र माइनोग्रा का नागरिक बनने का न्योता देता है, और इस तरह वो बेसहारा शरणार्थी उसके राज्य की पहली वफादार प्रजा बन जाते हैं। एक राष्ट्र तो बन गया, पर अब माइनोग्रा को इस महाद्वीप की खतरनाक पॉलिटिक्स का भी सामना करना था, जहां पहले से ही ताकतवर दुश्मन मौजूद थे। देखिए, ये दुनिया खाली नहीं थी। यहाँ 2 बड़ी ताकतें पहले से मौजूद थीं। इंसानों का पवित्र साम्राज्य ग्वालिया और प्रकृति की पूजा करने वाले एल्व्स का एलेना गठबंधन। और इन दोनों के बीच माइनोग्रा एक छोटा सा छिपा हुआ राष्ट्र था। अगर किसी को भी उनकी सच्चाई पता चल गई तो उनका खात्मा तय था। और जिसका डर था वही हुआ। पवित्र साम्राज्य को उस इलाके में किसी दुष्ट शक्ति के होने का अंदेशा होता है, और वो जांच के लिए अपने शूरवीरों को भेजते हैं। अपने राजा और अपने नए घर को बचाने के लिए ऑटो एक पल भी नहीं सोचती और उन सभी को बेरहमी से मार डालती है, ताकि उनका राज राज ही रहे। लेकिन इस खूनी लड़ाई के बाद एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। ऑटो को पता चलता है कि वो सिर्फ दुश्मनों को हरा नहीं सकती, बल्कि उनकी यादें और उनकी स्किल्स को भी अपने अंदर सोख सकती है। ये एक ऐसी गेम चेंजिंग पावर थी जो ओरिजिनल गेम में भी नहीं थी, और ये उनके लिए सब कुछ बदलने वाली थी। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा खतरा आने वाला था जिसके बारे में ताकुटो ने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा दुश्मन जो उसके बनाए या जाने पहचाने किसी भी नियम से नहीं खेलता।
ताकुटो को पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ उसके गेम इटर्नल नेशंस के नियम ही लागू नहीं होते, बल्कि एक और गेम ब्रेव क्वेस्ट, जो कि एक क्लासिक रोल प्लेइंग गेम यानी आरपीजी है, उसके कैरेक्टर्स और मॉन्स्टर्स भी यहीं मौजूद हैं और उस गेम के नियम पूरी तरह से अलग और अप्रत्याशित हैं। तो इन दोनों गेम्स में आखिर फर्क क्या है, चलिए एक नजर डालते हैं। ताकुटो का गेम बड़ी बड़ी सेनाओं और गहरी स्ट्रैटेजी वाला गेम है, वहीं आरपीजी में हीरोज का एक छोटा ग्रुप होता है और लड़ाइयां पर्सनल लेवल पर होती हैं, जहां दुश्मन कहीं से भी कभी भी अचानक पैदा हो सकते हैं और यही अप्रत्याशितता ताकुटो की हर प्लानिंग को बर्बाद कर सकती है। और ये नया अनजान खतरा बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदल जाता है जब डीमन किंग के दो सबसे ताकतवर जनरल आइस रॉक और फ्लेमिन अपनी राक्षसों की फौज लेकर सीधे माइनोग्रा पर हमला कर देते हैं। लड़ाई बहुत ही भयानक थी। आटो अपनी जान दांव पर लगाकर किसी तरह आइस रॉक को हरा देती है। उधर ताकुटो एक नई हीरो इसला को बुलाता है, जो फ्लेमिन को हराने में कामयाब हो जाती है। सब जैसे ही राहत की सांस लेते हैं, अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं था। एक अजीब सा आरपीजी इवेंट शुरू हो जाता है। फ्लेमिन अब अजय होकर फिर से जिंदा हो जाता है और दो मासूम बच्चियां कहीं से टेलीपोर्ट होकर ठीक उसके सामने आ जाती हैं, पूरी तरह से बेबस। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब दो बिल्कुल अलग गेम्स की दुनिया और उनके नियम आपस में टकराते हैं, तो क्या एक शर्मीला राजा जो सिर्फ एक ही तरह के खेल का मास्टर है, अपने लोगों को उन खतरों से बचा पाएगा जिनके नियम वो समझता तक नहीं?